अंतरिक्ष बड़ा है, बहुत बड़ा, हमारी कल्पनाओं की सीमाओं से भी बड़ा। ये अनंत है, अंधकारमय और डरावना है, जहां न तो हवा है न प्रेशर। हम जितना भी चिल्ला लें, इस अंतरिक्ष में खोने के बाद कोई आपको सुन नहीं सकता। और फिर हमें इसकी विशालता का एहसास होता है और पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं। यहाँ धरती पर रहते हुए जब हमें अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉइड और कॉमेट्स जैसे खतरे नाइटमेयर लग सकते हैं, तो यहाँ से कुछ 100 या 1000 लाइट ईयर्स दूर का अंतरिक्ष तो डर और खौफ के मंजर का दूसरा नाम है। कभी कभी ये घटनाएं हमारे सिंपल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बहुत आगे की होती हैं, जिन्हें समझना अभी हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं टेरिफाइंग अनएक्सप्लेन्ड डीप स्पेस मिस्ट्रीज की एक सीरीज, जहां पर हम सैर करेंगे इस रहस्यमय ब्रह्मांड में मौजूद हर उस चीज की जहां के रहस्य हमें हमारी वास्तविकता पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इस गहरे अंतरिक्ष से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं और उनके रहस्य आज तक हम जान नहीं पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना सफर शुरू करते हैं टेरिफाइंग अनएक्सप्लेन्ड डीप स्पेस मिस्ट्रीज के पहले एपिसोड से। 1991 वीजी 1991 का समय था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेम्स स्कॉटी अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे। वो किसी खास चीज की ऑब्जर्वेशन में लगे हुए थे कि अचानक उन्हें आसमान में एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। लेकिन जेम्स ने उस चीज को अपनी पहली ही ऑब्जर्वेशन में अच्छे से स्टडी कर लिया था, जिससे कि वो ये प्रिडिक्ट कर पाते कि अगली बार वो ऑब्जेक्ट उन्हें कब दिखाई देगी और कहां पर दिखाई देगी। लेकिन अगली बार जब उन्होंने उस दिशा में अपना टेलीस्कोप घुमाया तो उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिन स्टैंडर्ड अजम्पशंस के साथ उन्होंने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाया था, वो गलत साबित हुए। अब यहाँ पर गलत क्या था? वो सोच में पड़ गए कि उन्होंने पिछली बार उसे अच्छे से स्टडी किया था, तो फिर कैलकुलेशंस गलत कैसे हो सकती हैं? उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक भी किया, लेकिन उनकी तरफ से सब कुछ एकदम परफेक्ट था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक से दोबारा वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट आसमान में दिखाई दी। अब जेम्स ने अपनी दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक साथ मिलाया और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह एक सिमिलर ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही है। किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी एक लंबे समय अंतराल में उसके ऑर्बिट को डिसरप्ट करके उसे बाहर निकाल फेंकती। तो जेम्स के हिसाब से उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि वो कोई कोल्ड वॉर में यूज हुआ एक बिग बजट लॉन्च व्हीकल का कोई रेमिनेंट पार्ट हो सकता है, जैसे कि सैटर्न 5 रॉकेट की सेकंड स्टेज या फिर कोई रशियन हार्डवेयर। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोल्ड वॉर के समय किस देश ने कौन सा सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया था। लेकिन जेम्स इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस ऑब्जेक्ट के पाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करना शुरू कर दिया और वो समय में पीछे करीब सन 1973 में जा पहुंचे, जब वो ऑब्जेक्ट धरती के सबसे करीब थी। लेकिन जेम्स को ये उस समय लॉन्च किए गए किसी भी रॉकेट से मेल खाता हुआ दिखाई नहीं दिया और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो आखिर वो चीज क्या थी जिसे जेम्स ने 2 बार देखा था? क्या वो खुद सामने आई थी या जेम्स ने गलती से उसे देख लिया था? उस ऑब्जेक्ट के गायब होने के बाद से ये पूरी घटना और वो ऑब्जेक्ट खुद एक रहस्य बन गई। क्या वो कोई एलियन स्पेस प्रोब था? संभावनाएं कई हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। द ट्रैवलिंग ब्लैक होल। ब्लैक होल्स वाकई में खतरनाक होते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक भी हैं। लेकिन अगर इन्हीं ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा खौफनाक बनाना है, तो बस इन्हें इस अनंत अंतरिक्ष में किसी भूखे भेड़िए की तरह खुला छोड़ दीजिए। और ऐसा ही कुछ हुआ एक बहुत बड़े ब्लैक होल के साथ। वो घटना कुछ ऐसी थी कि वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात है सन 2012 की। नासा ने अपने आसपास की गैलेक्सीज में बहुत ही अजीब चीज नोटिस की कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे अपनी ही गैलेक्सी से निकाल दिया गया है। वो अब लाखों मील प्रति घंटे की स्पीड से इस अंतरिक्ष में भटक रहा है। अब ना उसका कोई घर है और ना ही कोई मंजिल। पर अब जरा गौर कीजिए कि ये ब्लैक होल आखिर कितना बड़ा है। एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस्का केवानो, जिन्होंने इस पूरी स्टडी को लीड किया, उनका कहना है कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से 10 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है।
लेकिन गैलेक्सी ने इसे कुछ यूं फेंका जैसे कि ये कुछ भी ना हो। ये तो ऐसा हुआ कि किसी चींटी ने हाथी को उठाकर जंगल के बाहर फेंक दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही इस ब्लैक होल के साथ हुआ। ये चीज वाकई में सबके लिए डरावनी थी। इस चीज को लेकर कुछ थियरी सामने रखी गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा कि वानो और उनकी टीम ने परिकल्पना की, यानी एक थियरी सामने रखी कि दो गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो रही होंगी, जिनके ग्रेविटेशनल वेव के इन्फ्लुएंस की वजह से एक ब्लैक होल को बाहर की ओर तेज झटका लगा होगा, जिसकी वजह से वो वहां से निकल गया। इसके साथ ही एक दूसरी थियरी 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आपस में टकराने को लेकर सामने आई। लेकिन इस थियरी को लेकर अजीब बात यह है कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लैक होल सिस्टम को छोड़कर बाहर जा रहा है, लेकिन असल में इसका उल्टा ये है कि वो ब्लैक होल मर्ज होते दो ब्लैक होल्स की तरफ खींचा चला जा रहा है। अभी जितना भी डेटा हमारे पास इस ट्रैवलिंग ब्लैक होल को लेकर मौजूद है, वो ग्रेविटेशनल वेव थियरी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इसमें से कोई भी थियरी ना तो प्रूवन है और ना ही एकदम सटीक है, और ना ही कोई एक थियरी इस पूरी घटना को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। और ये देखकर ही वैज्ञानिक खुद डर जाते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड में हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े ब्लैक होल्स की एक नहीं चलती, तो फिर हम तो बहुत छोटे हैं। ब्लैक होल्स खुद में ही एक रहस्य हैं। अब ऐसी और क्या चीज आ गई है इस ब्रह्मांड में जो इन ब्लैक होल्स के बीच छक्के छुड़ा रही है। वाकई एक ब्लैक होल जो खुद किसी को दिखाई नहीं देता, अगर वो स्पेस में ऐसे खुला घूम रहा हो तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। द वाव सिग्नल। बात है सन 1977 की। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप स्पेस से आने वाले कुछ सिग्नल्स को सुन रहा था। इस टेलीस्कोप को सन 1963 में तारों से आने वाले वाइड बैंड रेडियो एमिशंस को सुनने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन इसके 10 साल बाद ही अचानक से इस टेलीस्कोप को एलियंस की खोज करने के लिए, यानी कि सेटी द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने अपने काम के लिए रख लिया। अब इस टेलीस्कोप यानी कि बिग ईयर का काम कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नैरो बैंड सिग्नल्स को खोजना था जो कि इंटेलिजेंट लाइफ होने के संकेत देते हों। उस समय 1970 का दशक था और उस समय आने वाले यानी कि इनकमिंग रेडियो सिग्नल्स का एनालिसिस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था। जैसे कि हम सिर्फ आने वाली फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया करते थे, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ और बैंड विड्थ इनको रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन 1977 तक आते आते हम इतने तो एडवांस हो चुके थे कि ऑपरेटर किसी सिग्नल को देखकर ये पता लगा पाते थे कि उन्होंने कोई अजीब सिग्नल को कैप्चर कर लिया है और वो हम सबको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। समय था अगस्त सन 1977 का। एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन बिग ईयर टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए पिछले 2 दिनों की सिग्नल्स के प्रिंटआउट्स को देख रहे थे और तभी अचानक से उनकी नजर पड़ी नंबर्स के एक सीक्वेंस पर, और तभी से वो सीक्वेंस एकदम फेमस हो गया, 6EQUJ5। आपको ये नंबर सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स लग रहे होंगे, लेकिन जब इन्हें दूसरे डेटा के साथ कंबाइन करके देखा जाता है तो ये एक 1420 मेगाहर्ट्ज के कंटिन्यूअस नैरो बैंड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में से एक फिक्स पॉइंट से आ रहे थे। जब एहमन ने इस सीक्वेंस को पेपर पर देखा तो वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए और उन्होंने इस सिग्नल को सर्कल किया और साइड में वाव लिख दिया, जो कि इस वियर्ड सिग्नल की वजह से उनके एक्सप्रेशंस को दर्शा रहा था, और इसी वाव को इस सिग्नल का नाम भी मिल गया, द वाव सिग्नल। इसके बाद सालों तक एहमन और दूसरे वैज्ञानिक मिलकर इस सिग्नल को दोबारा खोजते रहे। सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ लगभग हर टेलीस्कोप पॉइंट कर दिया गया, लेकिन वो सिग्नल सिर्फ एक बार ही आया। इसके बाद वो सिग्नल हमें फिर कभी सुनाई नहीं दिया। वैज्ञानिक पहले तो इस सिग्नल को साधारण एक्सप्लेनेशंस के साथ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टडीज ने जब एयरक्राफ्ट, एस्टेरॉइड्स, रिफ्लेक्टेड टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स, स्पेस से आने वाली नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज और उस समय के बैट फोन्स को रूल आउट कर दिया तो वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन थी जिसे वो किसी तरह से भी रूल आउट नहीं कर पा रहे थे, और वो थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो सिग्नल किसी एलियन सभ्यता ने हमें भेजे थे। तो असल में वाव सिग्नल का मतलब क्या था? वाव सिग्नल में आखिर एलियंस क्या कहना चाहते थे? इस पर हम जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अभी ये सिग्नल हमारे विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आगे के एपिसोड में भी हम जानेंगे कुछ ऐसे अनजान खतरों के बारे में जो हमें जाने अनजाने में एक ऐसी अंधेरी दुनिया की तरफ लेकर जा रही हैं
जहां सिर्फ अंधकार के कुछ और नहीं है। एक ऐसा रहस्यमयी खाली इलाका जहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक डरावने अंतहीन अंधकार के। इस जगह ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही ये और भी डरावना होता चला जाता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इस वॉइड में कुछ है या फिर यहाँ कुछ भी नहीं है? सन 1981 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। बूट्स कॉन्स्टलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा वॉइड पाया गया जो इतना बड़ा और खाली है कि ये लगभग हर लॉजिक को डिफाई करता चला गया। और ज्यादा स्टडीज करने पर इसका आकार 330 मिलियन लाइट ईयर्स निकलकर सामने आया। इनसेन, इतना बड़ा आकार और इसमें गैलेक्सीज सिर्फ गिनती की। इसे बूट्स वॉइड कहा गया और ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी और डरावनी मिस्ट्रीज में से एक बन गया। इसकी खोज तब हुई जब 1981 के शुरुआती दशक में वैज्ञानिक गैलेक्सीज की मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है। तभी उनके डेटा में एक ऐसा रीजन दिखाई दिया जो बिल्कुल डार्क था, जहां गैलेक्सीज न के बराबर थीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव 1 लाख लाइट ईयर है, लेकिन जिस डार्क वॉइड को वैज्ञानिकों ने देखा था वो 330 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ था। बूट्स वॉइड तुरंत ही सुपर वॉइड कहे जाने वाले सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड्स में से एक बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस खालीपन का साइज इतना बड़ा था कि इस एरिया में आराम से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज समा सकती थी, और ऐसा होना ही चाहिए था। लेकिन वहां सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही पाई गईं। 60 गैलेक्सीज एक विशाल खाली जगह में फैली हुई। इसने वैज्ञानिकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि यूनिवर्स के सबसे डेंस हिस्सों में भी इतना बड़ा खाली स्पेस मिलना रेयर है। तो ऐसा क्यों है कि इस यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से में लगभग कुछ भी नहीं है? तो स्पेस में वॉइड्स असल में होते क्या हैं? सामान्य तौर पर हम स्पेस में देखें तो वॉइड्स पूरी तरह से खाली नहीं होते। ये रीजन्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स में ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो चीजों को खींचती है। समय के साथ गैलेक्सीज हाई ग्रेविटी एरियाज की तरफ खींचती चली जाती हैं और वहां जाकर एक डेंस क्लस्टर बना लेती हैं। लेकिन उन डेंस क्लस्टर्स के बीच में कुछ ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं जहां मैटर कम रह जाता है, या फिर जो मैटर रह जाता है वो उस मैसिव क्लस्टर की तरफ ही खींचता चला जाता है और पीछे सिर्फ खाली जगह रह जाती है। बूट्स वॉइड भी ऐसा ही एक वॉइड है जो इस ग्रेविटेशनल डांस की वजह से बना है। लेकिन बूट्स वॉइड सिर्फ एक लो डेंसिटी जोन नहीं है, ये एक कॉस्मिक पजल है। ब्रह्मांड में पाई गई ये अनोमली इतनी बड़ी है कि ये गैलेक्सी फॉर्मेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करती है। जैसे जैसे हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं ये और भी अजीब बिहेव करती है। एस्ट्रोनॉमर्स अब तक इस बात पर शक करने लगे हैं कि डार्क एनर्जी, जो एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, कहीं वो इस वॉइड में तो काम नहीं कर रही। डार्क एनर्जी को ग्रेविटी के विपरीत बताया जाता है, एक ऐसी फोर्स जो मैटर को खींचने की बजाय दूर फेंकती है। शायद इसी वजह से इस रीजन में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागती दिखाई देती हैं। इस वजह से ये रीजन लगभग खाली हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड सिर्फ एक खाली जगह नहीं हो सकती, ये एक बढ़ता हुआ खालीपन है जो धीरे धीरे यूनिवर्स के फैब्रिक को खा रहा है। बूट्स वॉइड का इतना अजीब होना सिर्फ उसके आकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सवाल उठाता है कि यूनिवर्स में हमारी समझ से परे क्या कुछ हो सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। क्या ये कोई दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता हो सकता है, या फिर एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड जहां गैलेक्सीज अपना दम तोड़ देती हैं, और या फिर ये इन सब से कहीं ज्यादा डरावना है, एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। कई बार वैज्ञानिक ये स्पेकुलेट करते हैं कि बूट्स वॉइड इतना बड़ा है कि ये जरूर 2 या 3 बड़े वॉइड्स के मर्ज होने से बना होगा। ये प्रोसेस पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से चल रही होगी,
जिसने गैलेक्सीज को किनारे कर एक ऐसे खाली वॉइड का निर्माण कर दिया जहां सिर्फ खालीपन ही फंसा रह गया। शायद हो सकता है कि इन वॉइड्स के मर्ज होने से एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ हो जहां भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नियम एकदम अलग हों। क्या पता वहां स्पेस और टाइम कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करते हों जिसे हम अभी तक इमेजिन भी नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये इलाके हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय से हैं, जहां कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो इस रीजन में गैलेक्सीज को हमारे आज के ब्रह्मांड के मुकाबले एकदम अलग तरह से शेप कर रही हैं। सोचिए, अगर आप इस वॉइड के अंदर से गुजर रहे हो, स्पेस का एक ऐसा इलाका जहां आपको गाइड करने के लिए ना तो कोई तारा है, ना कोई ग्रह जहां आप रुक सको, आराम कर सको, जिसे आप अपना घर कह सको, सिर्फ अंधकार और खामोशी का एक अंतहीन समुद्र। इसके अलावा भी इस वॉइड के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड दूसरे ब्रह्मांड में जाने का जरिया हो सकता है। क्या ये वॉइड्स वो जगह हो सकती है जहां हमारे यूनिवर्स के किनारे किसी दूसरी रियलिटी से टकराते हैं? हालांकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव थियरी है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत डरावने हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में बूट्स वॉइड की मिस्ट्री को लेकर बहुत सी थियरीज और एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं और यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। बूट्स वॉइड की स्टडी से वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी और इसके यूनिवर्स पर पड़ने वाले असर के बारे में ज्यादा समझ मिल रही है। ऐसे वॉइड्स ये बताते हैं कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से इस यूनिवर्स में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बूट्स वॉइड खास तौर पर इस मिस्टीरियस यूनिवर्स को समझने में मदद कर रहा है जो स्पेस के एक्सपेंशन को डोमिनेट कर रही है, एक ऐसी फोर्स जो शायद एक दिन यूनिवर्स के फ्यूचर को एक्सप्लेन कर सके। शायद हमें इस बात का जवाब मिल सकता है कि भविष्य में यूनिवर्स का क्या होगा। क्या ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि हमारे रात का आसमान स्याह अंधकार की अनंतता में खो जाएगा? क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और बूट्स वॉइड जैसी दानवीय खाली जगहों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा? बूट्स वॉइड हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के बारे में हम कितना कम जानते हैं। हर एक सवाल का जवाब मिलने पर सैकड़ों नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये वाकई डराने वाला है कि यूनिवर्स के एक वास्ट एक्सपेंस में ऐसे रहस्यमय इलाके मौजूद हैं जो इतने खाली हैं, इतने अजीब हैं कि शायद हम इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही न पाएं। पर यही तो इस ब्रह्मांड को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। बूट्स वॉइड का सबसे डरावना पहलू तो ये है कि ये गैलेक्सीज के बनने की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्या ये वॉइड हमारे यूनिवर्स की किसी बहुत बड़ी गलती का नतीजा तो नहीं है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना है? बिग बैंग के बाद से हमारे यूनिवर्स में डार्क एज चली आ रही थी, लेकिन तारों और गैलेक्सीज ने मिलकर हमारे ब्रह्मांड की उस डार्क एज को खत्म कर दिया। माना जाता है कि ये डार्क एज बिग बैंग के करीब 1 बिलियन साल बाद जाकर खत्म हुई थी, लेकिन JWST के हाल ही के डेटा ने इस टाइमलाइन को चुनौती दे दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग रीआयोनाइजेशन का दौर हमारे अनुमानित समय से करीब 350 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया था, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल्स पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या हमने आज तक जो भी इस यूनिवर्स के जन्म के बारे में पढ़ा है, क्या वो सारी चीजें हमारे द्वारा मानी गई बड़ी बड़ी थियरीज जो इन मॉडल्स पर आधारित ही बनाई गई हैं, क्या वो सब गलत हैं? क्या ये संभव है कि अर्ली यूनिवर्स को लेकर हमारे द्वारा बनाए गए सभी मॉडल्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिसिंग हैं, या फिर हमेशा से हम इस ब्रह्मांड को डिफाइन करने में कोई बहुत बड़ी गलती करते आए हैं? आइए जानते हैं कि कैसे JWST इस ब्रह्मांड के नियमों को दोबारा लिखने में हमारी मदद कर सकता है, और इसका मतलब हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और हमारी मानव जाति के लिए क्या हो सकता है। What is the epoch of reionization? रीआयोनाइजेशन पीरियड हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मिक हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पीरियड्स में से एक है। ये बिग बैंग के लगभग 100 मिलियन साल बाद शुरू हुआ था, जब ब्रह्मांड में पहले तारे और पहली कुछ गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हो गया था।
उन तारों ने इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दिया था, जो कि इतना ताकतवर था कि हाइड्रोजन एटम्स को तोड़ने के लिए वो काफी था। इस रेडिएशन ने उन शुरुआती हाइड्रोजन एटम्स को प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ दिया और ये रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में फैल गई, जिससे हमारा ब्रह्मांड एक न्यूट्रल स्टेट से आयोनाइज्ड कंडीशन में चला गया। जो ब्रह्मांड पहले ठंडा हुआ करता था, अब वो गर्म हो चुका था। हाइड्रोजन हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, इसीलिए रीआयोनाइजेशन पीरियड के दौरान ब्रह्मांड में आने वाले चेंजेस बहुत ही गहरे थे, जो लगभग इसमें मौजूद 75% मैटर को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा था। इस पीरियड के दौरान जो गैलेक्सीज बन रही थी, उनके बीच मौजूद गैस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, जिससे कि लाइट को बाहर निकलने का एक मौका मिल चुका था। और इसी दौरान लाइट पहली बार इस यूनिवर्स में स्वतंत्र रूप से ट्रेवल कर पा रही थी। ये परिवर्तन बहुत ही क्रिटिकल थे, क्योंकि आज हम जिन गैलेक्सीज को देखते हैं, इसी ने उन गैलेक्सीज, उन आकाश गंगाओं को आकार दिया है और ये निर्धारित किया है कि ब्रह्मांड में ये संरचनाएं तेजी से बढ़ सकें। यानी रीआयोनाइजेशन पीरियड के दौरान हमारे ब्रह्मांड ने उस आकार को लेना शुरू कर दिया था जिसे आज हम देख पा रहे हैं। रीआयोनाइजेशन का ये दौर तब खत्म हुआ जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो गई, और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये फेज बिग बैंग के करीब करीब 1 अरब साल तक चला होगा। लेकिन हाल ही में JWST द्वारा की गई खोज से हमें ये पता चला है कि रीआयोनाइजेशन का वो दौर हमारी सोच से कहीं पहले खत्म हो चुका था। 550 से लेकर 650 मिलियन साल पहले ही रीआयोनाइजेशन का वो युग खत्म हो चुका था। और यदि ये सच है तो शुरुआती यूनिवर्स के हमारे मॉडल्स को एक बड़े पैमाने पर सुधारने की जरूरत है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी भी बन सकता है। हमारे लिए ये नए रिजल्ट्स एक्साइटिंग तो हैं, लेकिन ये किसी पहेली से कम नहीं है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले रीआयोनाइजेशन पीरियड को जब स्टडी किया था तो वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के आधार पर किया था, जो कि बिग बैंग के बाद का आफ्टर ग्लो है। और लाइमन अल्फा फॉरेस्ट के आधार पर भी बहुत सी स्टडीज की गई, जो कि हाइड्रोजन अब्जॉर्प्शन लाइंस का एक पैटर्न है। इन दोनों मेथड्स को जब साथ में मिलाया गया तो वहां से हमें एक आइडिया हुआ कि रीआयोनाइजेशन का पीरियड बिग बैंग के करीब 1 बिलियन साल तक चला होगा। लेकिन जब JWST ने अर्ली यूनिवर्स में और भी अंदर झांक कर देखा तो हमें जो सरप्राइज मिला उसे हम अपनी टाइमलाइन पर कहीं प्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। JWST सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा अंदर तक झांकने का मौका दे दिया है। समय में इतना पीछे हम पहले कभी नहीं गए थे। JWST ने रीआयोनाइजेशन एरा के एकदम बीचों बीच झांक कर देखा है, और वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एमिटिंग गैलेक्सीज वहां पर मौजूद थीं। ये ब्राइट और एनर्जेटिक गैलेक्सीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि ये अकेले ही पूरे यूनिवर्स को आयोनाइज कर सकती थीं, जो हमारे इस बिलीफ को चुनौती देता है कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी, और वो धीरे धीरे अरबों साल के अंतराल में जाकर खत्म हुई होगी। ये खोज हमें बताती है कि रीआयोनाइजेशन पीरियड हमने जितना सोचा था उसे सैकड़ों मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि अर्ली यूनिवर्स में उन बहुत ही चमकदार गैलेक्सीज का पाया जाना ये दर्शाता है कि उन गैलेक्सीज ने ही ब्रह्मांड को आयोनाइज कर दिया होगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर रीआयोनाइजेशन पीरियड इतनी जल्दी समाप्त हो गया था तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और लाइमन अल्फा फॉरेस्ट, ये दोनों रिलायबल कॉस्मिक इंडिकेटर्स हमें आज की तुलना में अलग दिखने चाहिए थे। और यही डिफरेंस JWST की ऑब्जर्वेशंस और हमारे मॉडल्स के बीच एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इसके सॉल्यूशंस को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर जेम्स वेब की ऑब्जर्वेशन सही साबित होती हैं तो सवाल हमारे बनाए गए मॉडल्स पर होने वाला है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक संभावना तो ये है कि हमारे वर्तमान के जो मॉडल्स हैं उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेसेस शायद हमने मिस कर दी हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, जहां पर आयोनाइज्ड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से नेचुरल हाइड्रोजन का एटम बनाने के लिए कंबाइन हो गए थे। अगर रिकॉम्बिनेशन जैसा कि हमने सोचा था
उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा था, तो उस समय पूरे यूनिवर्स को आयोनाइज्ड बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ी होगी, जो कि जेडब्ल्यूएसटी की फाइंडिंग्स में हमने देखा है और जेडब्ल्यूएसटी इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरी संभावना यह है कि शुरुआती यूनिवर्स में जो शुरुआती गैलेक्सीज बन रही थी वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आसपास के स्पेस में रिलीज कर रही थी। मतलब यह है कि जेडब्ल्यूएसटी ने जो भी देखा वो हमारे शुरुआती ब्रह्मांड में कॉस्मिक एवोल्यूशन का एक अनएक्सपेक्टेड फेज है। लेकिन जब तक और डेटा नहीं आता, हमारे वैज्ञानिक इन आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजों से ऐसे ही जूझते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जेडब्ल्यूएसटी की फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए कोई भी टूल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है कि हम ब्रह्मांड को समय में इतना पीछे देख पा रहे हैं। तो हमें आशा है कि जेडब्ल्यूएसटी से जब और भी डेटा हमारे पास आएगा, तब हम इस पर पुख्ता तौर पर अपनी कोई राय बना पाएंगे। रिजॉल्विंग द मिस्ट्री। जेडब्ल्यूएसटी के डेटा और हमारे पहले से एस्टेब्लिश किए गए मॉडल्स के बीच ये डिफरेंस हमें बताता है कि हम शुरुआती यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। हालांकि इस टेलीस्कोप की फाइंडिंग से जो भी डिबेट साइंटिफिक कम्युनिटी में हो रही है, उसके लिए हमें और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है और उन बेहतर मॉडल्स की भी जरूरत है जो हमें ये समझा सकें कि हाइड्रोजन कैसे उस समय रिकम्बाइन हुआ होगा और गैलेक्सीज का विकास उस शुरुआती ब्रह्मांड में कैसे हुआ होगा। आने वाले सालों में हमें जेडब्ल्यूएसटी से जो भी डेटा मिलेगा और फ्यूचर स्पेस मिशन से मिलने वाले डेटा को कंबाइन करके हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या जेम्स वेब के परिणाम किसी नई भौतिकी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे, या फिर जेडब्ल्यूएसटी द्वारा की गई ये खोजें किसी पहेली का गायब हुआ सिर्फ टुकड़ा भर हैं। बस हमें उन्हें सुलझाना है। एस्ट्रोनॉमर्स, खास तौर पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2023 में लॉन्च किए गए यूक्लिड मिशन और चिली में रॉबिन ऑब्जर्वेटरी से आने वाले फ्यूचर के सर्विस डेटा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वहां से वैज्ञानिकों को इस मिसिंग पजल के कोई जवाब मिल पाए। हालांकि इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स को भी दोबारा से देख रहे हैं कि क्या हमारे मॉडल्स में ही कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन को आयोनाइज करने के लिए कितने रेडिएशन की जरूरत थी, क्या वो हमारी प्रेडिक्ट की गई वैल्यू से कम था या ज्यादा, क्या हम यहाँ पर गलत तो नहीं हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ने इस प्रक्रिया में एक अहम किरदार निभाया होगा, जिसे कि हमने अपने मॉडल्स में नजरअंदाज कर दिया है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में जो शुरुआती तारों का निर्माण हुआ था वो बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्हीं की वजह से रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन एक बात निश्चित है कि जेडब्ल्यूएसटी ने ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक नया अध्याय खोल दिया है और रीआयोनाइजेशन के बारे में ये बहस अब वर्षों तक जारी रहेगी। जूलियन मुनोज और उनके सहयोगी इस आशा के साथ इस कॉस्मिक मिस्ट्री पर काम कर रहे हैं कि जब नया डेटा आएगा तो वो रीआयोनाइजेशन की ट्रू टाइमलाइन को फाइनली अनकवर कर पाएंगे और इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाने की दिशा में कदम आगे रख पाएंगे। आगे फ्यूचर में होने वाली खोजों से हमें जो भी आंसर्स मिलेंगे वो न सिर्फ रीआयोनाइजेशन की हमारी समझ को और इस ब्रह्मांड की समझ को रीसेट करेंगे, बल्कि ये हमारी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन को भी और ज्यादा मजबूत कर देंगे। वैज्ञानिकों के लिए ये समय बहुत ही एक्साइटिंग है। जेडब्ल्यूएसटी से की जा रही हर एक ऑब्जर्वेशन हमें इस ब्रह्मांड के ट्रू नेचर के और भी करीब लेकर जा रही है। हम अब इसे सही मायनों में समझ पा रहे हैं और इसे देखकर लगता है कि जेम्स वेब अपने इरादों में पूरी तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है। कंक्लूजन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले रिजल्ट्स ने एक नई साइंटिफिक डिबेट को जन्म तो दे दिया है, जो हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन की समझ को बदल सकती है। अगर रीआयोनाइजेशन हमारे पहले बनाए गए मॉडल्स की अपेक्षा जल्दी खत्म हो गया था, तो यह हमारे उन सभी मॉडल्स को भी और हमारे विचारों को भी चुनौती देता है जो हमने उन मॉडल्स को बेस मानकर बनाए थे, जैसे कि पहले सितारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी थीं और उन्होंने कैसे इस ब्रह्मांड को आगे शेप किया। ये खोजें दिखाती हैं कि हम शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जान पाए हैं और हमें कितना कुछ सीखना अभी बाकी है। जैसे कि जूलियन मुनोज ने बताया कि ये सिर्फ एक या दो आकाशगंगाओं के बदलने का मामला नहीं है,
बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना के विकास का सवाल है, जो हुआ तो सही, लेकिन हमने और हमारे मॉडल्स ने ऐसा कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन हमारे मौजूदा मॉडल्स के बीच आए इस तनाव को हल करने के लिए वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और नई रिफाइंड थियरीज पर काम करने की जरूरत है। और भी ज्यादा मिशंस जैसे कि यूक्लिड मिशन और रॉबिन्सन ऑब्जर्वेटरी से आने वाले डेटा से हम रीआयोनाइजेशन के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तब तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे पुराने विचारों को चुनौती देता रहेगा और हमारे सामने नई खोजों के रास्ते खोलता रहेगा। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की ये यात्रा अभी तो शुरू ही हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है कि हम इंसान ब्रह्मांड को कभी पूरा समझ ही नहीं पाए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो इस गैलेक्सी की संरचना है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप पहली बार देखते हैं तो लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने नीले सफेद रंगों से आकाश में घुमावदार लकीरें खींच दी हों। ये कोई परफेक्ट स्पाइरल नहीं है जैसे हमारी मिल्की वे या एंड्रोमेडा की तरह, पर M33 को स्पाइरल गैलेक्सी में ही क्लासिफाई किया जाता है। इसकी 2 मेन स्पाइरल आर्म्स हैं, लेकिन वो बीच से टूटी हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो और उन्हें खींचकर अलग कर दिया हो। लेकिन इन टूटी हुई स्पाइरल आर्म्स के बीच अनेकों विशाल H2 रीजन्स पाई जाती हैं, जहां सूर्य से सैकड़ों गुना भारी सितारे पैदा हो रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें NGC 604, NGC 595 और IC142 जैसे नामों से पुकारते हैं, पर असल में ये विशाल H2 रीजन्स आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल हैं, जहां तारे बनने की प्रोसेस शुरू होती है। NGC 604 तो इतना बड़ा है कि हमारा ओराइन नेबुला इसमें समा जाएगा, और वो भी कई बार। ये 1500 लाइट ईयर्स चौड़ा एक गैस का गुब्बारा है, जिसमें लाखों डिग्री गर्म आयोनाइज्ड गैस भरी पड़ी है और दर्जनों O टाइप स्टार्स एक साथ चमक रही हैं। हबल और जेम्स वेब की तस्वीरों में ये किसी लाल गुलाबी रंग के विशाल बुलबुले की तरह दिखता है, जैसे किसी आकाशगंगा के अंदर से एक दूसरी आकाशगंगा पैदा हो रही हो। हमारी मिल्की वे में एक मोटा सा सेंट्रल बल्ज है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो करीब 4 से 6 लाख सोलर मासेस के बराबर भारी है। एंड्रोमेडा में तो 100 मिलियन सोलर मासेस का एक दैत्याकार सूर्य द्रव्यमान का राक्षस बैठा है, लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी के केंद्र में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सन 2024 तक सारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि वहां कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल या तो है नहीं, या उसका मास 3000 सोलर मासेस से भी कम है, यानी लगभग न के बराबर। और ये बात वैज्ञानिकों को परेशान करती है, क्योंकि जितनी बड़ी आकाशगंगा होगी उसका उतना ही बड़ा सेंट्रल ब्लैक होल भी होना चाहिए। ये नियम लगभग हर जगह पर लागू होता है, सिवाय ट्रायंगुलम गैलेक्सी के। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो वो ब्लैक होल कभी बना ही नहीं, या फिर बहुत साल पहले किसी बड़ी सी टक्कर में बाहर फेंक दिया गया, और दोनों ही संभावनाएं डरावनी हैं। फिर भी ये आकाशगंगा सितारे बनाने में माहिर है। इसकी स्टार फॉर्मेशन रेट करीब 0.45 सोलर मासेस पर ईयर है। हमारी मिल्की वे से थोड़ी कम, लेकिन एंड्रोमेडा से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि इसके पास अभी भी बहुत सारी गैस बाकी है, करीब 3.2 बिलियन सोलर मासेस की हाइड्रोजन गैस, जिससे तारे बनने अभी बाकी हैं। जबकि हमारी आकाशगंगा पहले ही आधी गैस खर्च कर चुकी है, जिसका मतलब है ट्रायंगुलम गैलेक्सी अभी जवान है, और ये युवा अवस्था कहीं न कहीं उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। करीब 3 से 5 बिलियन साल बाद इन दोनों का एक भयानक टकराव होगा, और जब ये होगा तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे और गैस एंड्रोमेडा में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमें कुछ सिखा रही है। वो बता रही है कि आकाशगंगाएं भी अलग अलग स्वभाव की होती हैं, कुछ शांत तो कुछ उग्र। कुछ के केंद्र में अंधेरा राज करता है, कुछ के केंद्र में सिर्फ प्रकाश। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप दूर से देखते हैं तो ये 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक चमकीला स्पाइरल दिखाई देता है, लेकिन इसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो पहले ही 2.74 मिलियन साल पुरानी हो चुकी होती है। यानी हम उसे आज नहीं
बल्कि उसका उस समय का स्वरूप देख रहे हैं जब पृथ्वी पर हमारे पूर्वज अभी अभी सीधे खड़े होना सीख रहे थे। धरती पर मानव जीवन का एवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ था। तो उस समय पर ट्रायंगुलम गैलेक्सी में क्या हो रहा था? उसकी स्पाइरल आर्म्स में नए नए सितारे पैदा हो रहे थे। NGC 604 जैसी विशाल नर्सरी में हमारे सूर्य से 200 से 300 गुना भारी नीले राक्षस यानी ब्लू जायंट सितारे एक साथ जल रहे थे। उनकी अल्ट्रावायलेट रेज आसपास की गैस को इतना गर्म कर रही थी कि वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी। लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी की एक और खासियत है जो इसे हमारी मिल्की वे से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ पर डार्क मैटर बहुत कम मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में जितना डार्क मैटर है, ट्रायंगुलम गैलेक्सी में उसका सिर्फ 1/3 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तारों और गैस पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली है। यही वजह है कि इसके स्पाइरल आर्म्स इतने खुले और टूटे हुए हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। सन 2023-24 में एल्मा रेडियो टेलीस्कोप ने इसके केंद्र की मैपिंग की और उससे मिले नतीजे चौंकाने वाले थे। इसके केंद्र में मौजूद गैस की डेंसिटी बहुत कम है, सिर्फ 10 सोलर मासेस पर क्यूबिक पारसेक। वहीं अगर मिल्की वे के केंद्र को देखा जाए तो यहाँ पर यह आंकड़ा हजारों गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ट्रायंगुलम गैलेक्सी में अभी कोई गैलेक्टिक कोर नहीं बनी है। ये अभी एक अधूरी आकाशगंगा है जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। और शायद यही कारण है कि यहाँ कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं दिखता। और शायद ये भी हो सकता है कि वो कभी बने ही ना। इसके अलावा संभावनाएं और भी कई हो सकती हैं कि इसके केंद्र में कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है कि वो बहुत छोटा हो और अभी सो रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रायंगुलम एक रेयर एग्जाम्पल है, एक प्योर डिस्क गैलेक्सी जिसमें बल्ज अभी विकसित नहीं हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सन 2024 में इसके आउटर डिस्क में 59 नए स्टार क्लस्टर्स खोजे जो सिर्फ 10 मिलियन साल पुराने हैं, यानी अभी अभी बने हैं। ये बताता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी की स्टार फॉर्मेशन अभी काफी तेज है। अगले कुछ बिलियन सालों में तारों के बनने की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, जिससे इसके सेंट्रल रीजन का मास और डेंसिटी काफी बढ़ जाएंगे और तब शायद इसका केंद्र भी सघन होकर ब्लैक होल पैदा कर पाएगा। फिलहाल इस गैलेक्सी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने शुरुआती समय में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इस यूनिवर्स में बनने वाली लगभग हर गैलेक्सी आखिर कैसे इवॉल्व होती है। लेकिन अभी तो ये छोटी सी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा हमें बुला रही है, हर रात ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन में चमकती एक धुंधली सी रोशनी। वैसे तो इस गैलेक्सी को लेकर वैज्ञानिक बहुत कुछ जान चुके हैं, पर शायद इस ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि जितना हम इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और रहस्यमय होता चला जाता है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी का केस भी कुछ ऐसा ही है। आज भी ये गैलेक्सी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक जीवंत पहेली बनी हुई है। इसका टोटल मास करीब 50 बिलियन सोलर मासेस के करीब है, जिसमें से सिर्फ 5 से 10% ही चमकदार पदार्थ जैसे कि तारे, गैस और धूल बन पाए हैं। बाकी इसका 90% से भी ज्यादा भाग डार्क मैटर है। पर इसके बावजूद भी ये हमारी मिल्की वे के मुकाबले आधा ही कम है। डार्क मैटर की ये कमी इसके रहस्यों को और गहरा कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस गैलेक्सी ने अपने आप को डार्क मैटर की चादर के पीछे छिपा लिया हो। सन 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के NIR कैम और मीरी इंस्ट्रूमेंट ने इसकी साउदर्न आर्म में एक साथ 793 एकदम नए स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजा, जिनमें से ज्यादातर अभी प्रोटोस्टार स्टेज में हैं। कुछ तो सिर्फ कुछ लाख साल पुराने हैं और इनमें से कई 8 से 30 सोलर मासेस के करीब हैं और अगले कुछ मिलियन सालों में यही तारे O टाइप या B टाइप ब्लू जायंट स्टार बन जाएंगे, जिससे पता चलता है कि इस गैलेक्सी में तारों के बनने की प्रक्रिया काफी तेज है। लेकिन वहीं अगर इसके केंद्र की ओर देखें तो हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस गैलेक्सी का केंद्र ही इसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सन 2023 में एल्मा और वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप ने इसके कोर को मिलीमीटर और सेंटीमीटर वेवलेंथ में देखा, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। वहां कोई तेज रेडियो सोर्स नहीं मिला, कोई जेट नहीं मिला और ना ही कोई कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला।
किसी बड़ी गैलेक्सी का कोर इतना रहस्यमय तरीके से खाली मिलना जरूर सवाल खड़े करता है। आखिर इस गैलेक्सी के साथ कुछ बहुत भयानक तो नहीं हुआ? कोई बहुत भयानक टक्कर जिसकी वजह से शायद इसके स्पाइरल आर्म्स की शेप बिगड़ गई और इसके सेंटर से सारा मास चुरा लिया गया, इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल भी। इस हिसाब से अगर इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करती हैं तो उसका मास 3000 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल लेस स्पाइरल भी कहते हैं। लेकिन इस गैलेक्सी में ब्लैक होल न होने की मिस्ट्री को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें पहली थियरी ये कहती है कि हो सकता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने अभी सुपरमैसिव ब्लैक होल की जरूरत ही महसूस न की हो, क्योंकि उसके पास पहले ही इतनी गैस थी कि इससे बनने वाले तारे अपने आप ही गैलेक्सी की डिस्क को स्थिर बना पा रहे थे। दूसरी थियरी ये कहती है कि बहुत पहले, शायद 8 से 10 बिलियन साल पहले, ट्रायंगुलम गैलेक्सी की किसी बड़ी आकाशगंगा से बहुत भयंकर टक्कर हुई थी। उस टक्कर की वजह से इसका मुख्य सेंट्रल ब्लैक होल बाहर फेंक दिया गया होगा। ऐसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल्स का सिद्धांत हमारे विज्ञान में पहले से मौजूद है और ट्रायंगुलम गैलेक्सी उसका जीता जागता सबूत हो सकती है। इसके साथ ही एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये लगातार बढ़ रही है। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.5 से 4.5 बिलियन साल बाद इन दोनों का आमना सामना होगा। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे, एक दूसरे के स्पाइरल आर्म्स को खींचकर तबाह कर देंगे। फिर लाखों साल तक इन दोनों आकाशगंगाओं का ग्रेविटेशनल डांस चलता रहेगा और अंत में ये गैलेक्सी पूरी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में विलीन हो जाएगी। इनके मर्जर के कुछ वक्त बाद हमारी मिल्की वे भी उस टक्कर में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम भी एंड्रोमेडा की तरफ करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तीनों आकाशगंगाओं के मिलने से एक बहुत ही विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स पहले ही मिल्कोमेडा नाम दे चुके हैं। पर ट्रायंगुलम की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, वो सबसे पहले निगल ली जाएगी। उसके सारे सितारे, उसकी सारी गैस, उसकी सारी कहानियां और शायद कहानियां सुनाने वाले भी एंड्रोमेडा के पेट में समा जाएंगे और हम पृथ्वी से उसकी आखिरी चमक को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब हमारा सूरज भी कब का लाल दानव बन चुका होगा। पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट चुका होगा। जो भी इंसान बचे होंगे वो या तो धरती से पलायन कर चुके होंगे या फिर सौरमंडल में ही कहीं दूर सुदूर इलाकों में बस्तियां बसा चुके होंगे। अगर आप भी इस अनोखी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं तो आपको किसी गांव या शहरी लाइट पॉल्यूशन से किसी दूर ऐसी जगह पर जाना होगा जहां आसमान एकदम साफ दिखाई दे और फिर आसमान में आपको दिखेगा ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन, हल्का और धुंधला चमकता हुआ धब्बा। इस कॉन्स्टलेशन में अल्फा ट्रायंगुलाई और बीटा ट्रायंगुलाई के बीच लगभग 1.5 डिग्री साउथ वेस्ट में एक हल्का सा धुंधले अंडाकार जैसा बादल एकदम साफ दिखाई देगा। ये करीब 6.5 मैग्नीट्यूड पर दिखाई देगा, यानी नंगी आंखों से तो ये बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप 10x50 का बाइनोकुलर लगाते हैं तब आपके लिए नजारा बदल जाएगा। 40 से 50 मिनट तक आप अंधेरे में अपनी आंखों को सेट होने दें और फिर आप 30 से 50x जूम करके इस अनोखी गैलेक्सी के अंदर घुस चुके होंगे। 2026 से वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी हर 3 रात में ट्रायंगुलम गैलेक्सी को फिर से स्कैन करेगी। 10 साल में इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा सितारों की चमक में हो रहे बदलाव को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। हर सुपरनोवा, हर माइक्रो लेंसिंग घटना, हर घूमता हुआ गैस का बादल, हम इसके हर डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। जेम्स वेब 2026 के मध्य तक इसके केंद्र का पूरा 3D स्पेक्ट्रम ले लेगा और तब शायद हमें इस बात का सटीक जवाब मिल पाए कि आखिर इसका ब्लैक होल कहां पर है। शायद यह हमारे विज्ञान की समझ को भी बदल कर रख दे, लेकिन आखिर में ये गैलेक्सी भी काल के ग्रास का शिकार हो जाएगी और ये खेल इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक ट्रायंगुलम गैलेक्सी वही है और जीवित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस गैलेक्सी में वाकई कुछ अजीब चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।